हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को स्पर्श पुस्तक से एक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, एक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। पहली पंक्ति है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से प्राकृतिक सुंदरता पर बल देते हुए सुमित्रानंद पंत कहते हैं कि पर्वत प्रदेश में पावस मतलब वर्षा ऋतु की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रानंद पंत जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए पर्वतों के ऊपर प्रकृति में पल पल हो रहे बदलाव के बारे में बताया है। उनके अनुसार वर्षा ऋतु में पहाड़ों के ऊपर कभी धूप खिल जाती है तो कभी उन्हीं पहाड़ों को घने काले बादल घेर लेते हैं, अर्थात उन्हें छुपा लेते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सब होने में क्षण भर का समय भी नहीं लगता है। पर्वत प्रदेश में पावस का वर्णन करते हुए कवि पंत जी कहते हैं, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। इन पंक्तियों के माध्यम से पंत जी कहते हैं कि पर्वत को एक करघनी अर्थात कमर में पहने जाने वाली गहना है के रूप में बताया है। पर्वत का पर खिले हुए हजारों फूल पर्वत के नेत्र की तरह लग रहे हैं। ठीक पर्वत के नीचे फैला तालाब फैला तालाब दर्पण के समान दिख रहे हैं। हजारों फूल पर्वत पर खिले हुए हैं जो पर्वत के नेत्र हैं। उस नेत्र के माध्यम से पर्वत अपने आकार को उस तालाब में निहारता है। कभी दूसरी पंक्तियों के माध्यम से कहता है, गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। कवि पंत जी पर्वत प्रदेश में पावस की इन पंक्तियों से किसी पर्वत से गिरते झरने की सुंदरता का वर्णन किया है। झरना उसमें उठने वाले झाग के कारण मोतियों की लड़ियों की भांति लग रहा है। उसके गिरने से पैदा होती कलकल की ध्वनि गूंजने लगती है। ऐसे गूंजती है जैसे झरना पर्वत का गुणगान कर रहा हो। गिरते हुए झरने की ध्वनि को सुनकर लेखक के नस नस में मानो ऊर्जा का संचार होने लगता है, एक उत्तेजना बढ़ जाती है। उसके बाद कवि गिरिवर अर्थात एक पर्वतों का जो राजा हिमालय है उसके संदर्भ में कहता है कि गिरिवर के उर से उठ कर ऊंचाकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नव पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि ऊंचे पर्वत के ऊपर उगे हुए वृक्षों का बड़ा ही सुंदर वर्णन कह रहा है, जिन्हें देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह पेड़ पर्वत के हृदय से उगे हैं और सदैव ऊपर उठने की कामना से एकटक ऊपर आकाश की ओर ही देख रहे हैं। उसके ऊपर उठने की इच्छा कुछ इस प्रकार प्रतीत हो रही है कि वे अपने इस लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे। उन्हें ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता।
कवि कह रहा है कि उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर, रौ शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अर्थात कह रहा है कवि कि अचानक बदलते इस मौसम में जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो पर्वत भी ढक जाता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि अचानक पर्वत अपने चमकीले पंख फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया है। वह अब कहीं जाकर नहीं आ रहा, चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ झरने के गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश पृथ्वी पर आ गिरा हो। धस गए धरा में सभे साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में बिचर बिचर था इंद्रजाल खेलता इंद्रजाल। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के कवि सुमित्रानंद पंत जी इस कविता के माध्यम से पर्वतीय प्रदेश में पावस की छटा को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि घनघोर बारिश हो रही है। इस मूसलाधार बरसात के कारण वातावरण में चारों ओर कोहरा फैल जाता है। कोहरा मतलब कुहासा, जिसकी वजह से साल के वृक्ष दिखाई नहीं देते। इसलिए कवि ने कहा है कि साल के वृक्ष, साल के पेड़ डर कर धरती में घुस जाते हैं या धंस जाते हैं। इस निरंतर उठते कोहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तालाब में आग लग गई हो। प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है कि इंद्र अपने बादल रूपी विमान में चढ़ करके इंद्रजाल का खेल खेल रहा है, घूम घूम कर इंद्रजाल का खेल खेल रहा है। तो इस प्रकार कवि इस पर्वतीय प्रदेश का सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि जब पर्वतीय प्रदेश में वर्षा का मौसम आता है तो पर्वतों का जो छटा है अलग ही होता है। कहीं लगता है कि घनघोर धुआं उठ रहा है, कहीं लगता है कि चारों तरफ फूल खिले हुए हैं। ऐसा लगता है पहाड़ अपनी छवि को, अपने रूप को उसे ताल रूपी दर्पण में निहार रहा हो। घने घने साल के जो वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, वो आसमान के ऊपर उच्च आकांक्षाएं लेकर के देखते रहते हैं। लगता है वे ऊपर उठ जाएंगे। जब आसमान में घने बादल छाते हैं तो साल के वृक्ष लगता है डर के मारे धरती में धंस जाएंगे। घनघोर बादल छा जाता है और तब कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उस ताल में ही आग लग गई हो। ताल मतलब तालाब होता है, उस तालाब की तुलना दर्पण से की गई है। इस प्रकार समाप्ति।